जितेंद्र रमेश चंद पटवारी। आप उन नेताओं में से हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों पे मिला लें, कि जिनकी सोशल मीडिया की बड़ी फॉलोइंग है। 33,000 करोड़ रुपए का स्कूली शिक्षा का बजट है। 10,000 से ज़्यादा स्कूल, 87,000 स्कूल है हमारे मध्य प्रदेश के चिन्हित। उसमें 10,000 स्कूलों में एक ही टीचर पढ़ाता है। हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर अगर करप्शन रोक दिया जाए, मध्य प्रदेश के आम जन का इलाज सरकार करा सके। शुरू में मैंने बात की जनरेशनल चेंज की। जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में ये परिवर्तन हुआ, उस समय कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बहुत निराशा के दौर में। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो हमारे सीनियर मोस्ट नेता, उनका फुल सपोर्ट, सहयोग, मार्गदर्शन हमें मिलते हैं। ये जितनी नीतियाँ हैं 80% करप्शन की नीचे। महिलाओं की बात की, किसान की बात की, युवाओं की बात की, इन सब को लेके आपके यहाँ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी। राजनीति में घेरे को तोड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल रही है कि 1956 में जब प्रदेश बना, उसके बाद से सबसे ज्यादा समय तक ये सत्ता में रही है। आज प्रदेश की जो दशा और दिशा है, उसको निर्धारित करने में बहुत कुछ योगदान मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, उनका रहा है। पिछले 20 वर्षों से जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर मध्य प्रदेश को बनाने में कांग्रेस के नेताओं का योगदान कम नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे युवा नेताओं ने इस प्रदेश की दिशा और दशा का निर्धारण किया। आज फिर से कांग्रेस की जो लीडरशिप है, युवाओं के हाथ में है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कांग्रेस पार्टी में कि एक पूरा का पूरा जनरेशनल चेंज हुआ है। और ये जो जनरेशनल चेंज है, कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर किस तरह से देखा जा रहा है, और कांग्रेस की अब आगे की दिशा क्या है, इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी। पटवारी जी, सबसे पहला मैं जो आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो आपके नाम के विषय में ही है। आप जीतू पटवारी हैं या जितेंद्र पटवारी हैं, या आपको जनता जिस नाम से जानती है आप वो नाम सचमुच में पसंद करते हैं, या अपना जो इसके विषय में कुछ? नहीं, नाम तो बेसिक माता पिता की एक मैं समझता हूँ कि उनका एक अपना हर अपने बच्चे के लिए रखना। मेरे माता पिता ने मुझे जितेंद्र नाम दिया है, पर समय काल की परिस्थितियों के हिसाब से वो थोड़ा निक नेम परिवार का भी जीतू हुआ, और फिर मेरा मध्य प्रदेश भी मेरा परिवार है। पूरे मध्य प्रदेश ने भी मुझे जीतू कहना चालू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो पुकारो, जिस नाम से पुकारे, वो भी अपना ही है। तो जो लोग पसंद करे वो मेरा पसंदीदा है। लोगों की पसंद ही मेरी पसंद। नहीं, व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या पसंद? जैसे दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा, एक बार बड़े पत्रकार है आर.के. करंजिया, जब दिग्विजय सिंह पहली बार सांसद बन के दिल्ली गए और एक पार्टी में थे, तो दिग्विजय बोलने में, नहीं, मुझे जितेंद्र बोलते हैं तो अच्छा लगता है। जितेंद्र बोलने में अच्छा लगता है, पूरा नाम होता है वो पूरा। और जीतू मीन्स एक पारिवारिक हिस्ट्री, एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ होती है तो वहाँ पे जीतू आता है, पर जितेंद्र नाम तो पूरा है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज आपने बहुत जितेंद्र रमेश चंद पटवारी, ये है पूरा नाम मेरा। ये आपने अच्छी बात बताई। तो मुझे लगता है कि जो आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात को ध्यान देंगे, नोट करेंगे कि जितेंद्र पटवारी जीतू पटवारी जी का पूरा नाम है, और ये नाम अगर उनके लिए संबोधित किया जाए तो शायद उनको भी व्यक्तिगत तौर पर अच्छा लगेगा। अब अच्छे लगने की बात आई तो आप उन नेताओं में से हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों पे मिला लें, कि जिनकी सोशल मीडिया की बड़ी फॉलोइंग है। ये सोशल मीडिया की फॉलोइंग का आपका क्या राज है? ये कहाँ से? नहीं, बेसिक ये है कि जब इनोवेशन होता है, आधुनिकता आती है, संसाधन ऐसे जिससे अपनी बात पहुंचाने के अलग अलग हमें तरीके और स्टेज मिलते हैं, तो स्वाभाविक है उसका उपयोग करना चाहिए। तो उसको हमने एक तरह से एडमिट किया, आत्मसात किया और आगे बढ़े। सेकंड, जो दौर जैसा है उसमें जो मीडिया है, मीडिया में काम करने वाला जो साथी होता है, असल में वो सैनिक जैसा ही होता है। जो जर्नलिस्ट होता है वो क्यों जर्नलिज्म में आया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। वो दूसरे अपना जीवन यापन के लिए कहीं और जा सकता है। वो मीडिया को क्यों चुनता है? एक जब शुरुआत होती है जीवन की, वो युवा अवस्था में आता है, तो वो भी देश की सेवा
अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं हमारे युवा। उसमें जर्नलिज्म सच्चाई सामने लाऊंगा, सबको सही मतलब राजनीतिक दलों की भी कमियां बताऊंगा, जो करप्शन होता है उसके खिलाफ भी लिखूंगा। जर्नलिज्म में अपना नाम कमाऊंगा और देश की सेवा करूंगा और फिर परिवार के पालन पोषण करूंगा, इसलिए जर्नलिज्म में आता है। पर दुर्भाग्य के लिए या परिस्थितियां के लिए कि जो मीडिया हाउसेस का जो इकोनॉमिकल मॉडल ऐसा हो गया है कि जर्नलिज्म को उस स्वतंत्रता से अब काम नहीं करने देता। ये सच है, इसको मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। ऐसे में मीडिया हाउस की डिपेंडेंसी सरकारों पे हो गई है, वो किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एक्स हो, वाई हो। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि हम एज ए विपक्ष, हमें जितनी ताकत से मीडिया का साथ चाहिए उतना शायद नहीं मिलता है। और नेचुरल है, स्वाभाविक है, जहाँ एकदम स्टैंड लेना पड़ता है कि यहाँ पर मीडिया को जो गलत बात है उसके खिलाफ खड़ा होना है, वहाँ भी हमें बहुत बार दिखता है कि मीडिया मौन होती है। पर ऐसा नहीं है कि वो अपना काम नहीं करती है, काम करती है, हमें भी सजग करती है, सरकार को भी उसको आईना दिखाती है, फिर भी मैनेज होता है। ऐसे में सोशल मीडिया अपना काम कैसे हम जनता तक ले जाएं, अपनी बात कैसे ले जाएं, सरकार की कमियां कैसे ले जाएं, इसलिए सोशल मीडिया पे फोकस करके मैंने अपना भी ध्यान दिया, पार्टी का भी ध्यान दिया। और मैं समझता हूं कि हम अपनी बात जनता तक कम से कम 30% जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारा आने वाले समय में लक्ष्य है हम 80% जनता तक हमारे संसाधनों से अपनी बात पहुँचाएँ, सरकार की कमियाँ बताएँ, सरकार जो व्यवस्था है इसको सुधारने के लिए हमारे विज़न बताएँ, तो ये हम करेंगे। तो सरकार की कमियां बताने का काम, मैं खुद पत्रकार हूं और मैं जानता हूं पत्रकारिता का काम सरकार, ताकतवर, उसकी कमियां बताने का है। प्रशंसा करना, जानकारी देना, ये सब काम जिसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन का काम है। एक अंग्रेजी की एक कहावत है कि एनीथिंग विच गवर्नमेंट वांट्स टू हाइड इज जर्नलिज्म, रेस्ट इज ऑल पब्लिक रिलेशन। सरकार जो छुपाना चाहती है वही वही बताना खबर चाहते है, हैं बस। बाकी सब वो है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इतनी जगह नहीं देता, तो सोशल मीडिया में आपने जगह देखी। आपके जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो भी सोशल मीडिया का बड़ा सहारा लेते हैं। तो क्या आप उनकी शैली का अनुसरण नहीं, क्यों लेते हैं? राहुल गांधी जी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात देश को क्यों कहते हैं? मीडिया में जब वो ये कहते हैं कि ये हमारे मित्र हैं और ये हमें मित्र तो हैं पर हमें बताते नहीं, हमें दिखाते नहीं, हमारी बात नहीं सुनाते लोगों को, क्या किसी राजनीतिक नेता को अच्छा लगता है कि जर्नलिस्टों को इस तरह की बात बोले? बहुत भारी मन से वो बोलते हैं। और जब ये बोलते हैं तो ये कहते भी हैं, जैसे मैंने कहा कि ये दबाव में हैं इसलिए नहीं बताते। तो दबाव में किसके हैं? या तो सरकार के एजेंसियों के दबाव में या सरकार के आर्थिक व्यवस्था के दबाव में है, स्वाभाविक है। और ये दिखता भी है, मतलब जो बने बड़े मीडिया समूह है नेशनल स्तर के, इंटरनेशनल स्तर के, उनका जो फोकस है, अगर उनकी इकोनॉमिक मॉडल को देखोगे तो अलग अलग राज्यों और देश की सरकार से 80% उनका जो इकोनॉमिकल जनरेशन इंगेज किया हुआ है, पैसा आता है उनके पास, तो वो दबाव में रहते हैं। तो फिर उनने यही रास्ता उनने अपनाया, यही कांग्रेस को अपनाना पड़ेगा। यही जो सरकार पे सवाल उठाना चाहते हैं उसको इसी माध्यम से हर घर जर्नलिस्ट पैदा होगा, और हर घर जर्नलिस्ट पैदा हो रहा है। अपनी बात कहने के लिए उसकी रीच कितनी है वो अपनी जगह हो सकती है, पर इस आधुनिक युग में जर्नलिस्ट करने के लिए अब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में मोबाइल के माध्यम से लोग अपनी बात कहने लगे हैं और कहते हैं। ठीक बात। और वैसे भी पत्रकारिता बोलते हैं या किसी भी एक सभ्य समाज की विशेषता ये है कि लोग सवाल करें। पत्रकारिता में तो खास तौर से कि लोग सवाल करें, और अगर घर घर में लोग सवाल करने लगे तो ये डेमोक्रेसी शायद बहुत मजबूत हो पाएगी। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि आपको चुना। आप 2 साल से हैं मध्य प्रदेश में पीसीसी के अध्यक्ष, आपने 2 सालों में क्या किया ये तो मैं आपसे पूछूंगा, पर राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपको चुना, पर आपने राजनीति को 20-25 साल पहले क्यों चुना था? इस पर जवाब दे, फिर उसके बाद में जो 2 साल है। स्वाभाविक है कि हर कोई माने नहीं माने, मैं ज़रूर मानता हूँ कि सबकी एक अपनी यात्रा लिखी हुई है। मैं जब कॉलेज के दौर में था तो स्वाभाविक है कि स्कूल के दौर में था, तभी से इस तरह के एक तरह से जीन मेरे में आने लगे थे, आंदोलन के, सवाल उठाने के, संघर्ष करने के। जब कॉलेज में आया
तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सेकेंड ईयर फाइनल में था, तभी मुझे जिला पंचायत लड़ने का अवसर मिला, ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति। तो ये कॉलेज के इन अंतराल में ही इस तरह की कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा आपने? नहीं, जब इलेक्शन होते नहीं थे हमारे यहाँ। वो बीच का ऐसा दौर था जब इलेक्शन बंद हो गए थे, पर स्वाभाविक था कि मैं छात्र मुद्दे उठाता रहता था और NSUI से जुड़ा, फिर जिला पंचायत का सदस्य बना, फिर इधर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना जिले का, फिर उधर फिर से विधायक बना, फिर इधर प्रदेश कांग्रेस का, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो संगठन में और चुनावी राजनीति में मेरी यात्रा एक तरह से पैरेलल चलती रही। और मैंने ईश्वर की बहुत असीम कृपा है कि इस पूरे 20-22 साल में मुझ पे एक भी मेरे से खुद को दुख हो या कोई बीजेपी या मेरा विरोधी मुझ पे आरोप लगाए, ऐसा मेरे से कोई क्राइम ईश्वर ने नहीं कराया। तो स्वाभाविक है, अच्छा लगता है जी। वो तो 20-22 साल की यात्रा की आपने बात की, पर ये जो 2 बरस की जो यात्रा है अभी आपकी एज PCC चीफ, क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में ये परिवर्तन हुआ, उस समय कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बहुत निराशा के दौर में थी। तो ये 2 बरसों की अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कुछ ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिस पे आप प्रसन्न होते हैं या नहीं? पहले तो मैं बहुत आग्रहपूर्वक या विनम्रता से आपसे सबको बताना चाहता हूँ कि मैं जब ये मुझे जिम्मेवारी मिली तो मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे पहले यहाँ कौन था। मेरे पहले इतने बड़े नेता कमलनाथ थे, उनके पहले जिस कुर्सी पे अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, अलग अलग इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं कि उनकी भावना का मुझे एक तरह से मेरे अंतर मन में एहसास हुआ कि ये क्या जिम्मेवारी है तेरे। ये ज़रूर है कि जब कांग्रेस का बहुत वैभव था, अब थोड़ा हमें संघर्ष है, तो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने अंतर मन में जिस दिन मुझे जिम्मेवारी मिली या जब मुझे पता चला, तो मैंने अपने परिवार का, अपना व्यक्तिगत कोई समय ही नहीं है मेरे पास, सब समय मेरी पार्टी का है। ये अंतर मन में एकाग्रता से दृढ़ संकल्प करके मैं भोपाल आया। और स्वाभाविक है कि आपने कहा कि शुरुआत में बहुत निराशा थी। मैं 1 साल पहले तक, मतलब लगभग अभी 2 साल होंगे, तो 2 साल होने में पार्टी का 6 महीने पहले पूरा संगठन निचले स्तर पर पंचायत पे बनना था। इस दृष्टि से हम 6 महीने डिले चल रहे हैं, पार्टी के पीछे है, 6 महीने पीछे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसको अब उस समय को हमें रिमैप करना है, तो उस तरीके से तेज़ गति से निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आजकल में पूरे हो जाएंगे। जो पंचायत कांग्रेस कमेटी की निचली इकाई, सारे फ्रंटल की इकाइयाँ, हर गांव में इकाइयाँ बना के एक अच्छा संगठन बनाना 2 साल की प्रक्रिया का हिस्सा था, जो 6 महीने में हम कंप्लीट कर पाएंगे। राजनीति में 2 विचार एक साथ चलते हैं। एक है कि हमारे विचार की रक्षा करना और घर घर तक ले जाना, दूसरा संगठन को सुदृढ़ इसी तरीके से बनाना, तभी ये विचार जिंदा रह सकता है। और तीसरा, हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का भी काम करना और फिर सत्ता में भी आना। तो उस प्रक्रिया का जो हिस्सा होता है, वो प्रक्रिया का हिस्सा 2 साल बाद ही चालू होता है एक तरह से। तो अभी हमें लोकल बॉडी इलेक्शन आएंगे तो क्या तैयारी करना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए कि हमारे विधानसभा के कैंडिडेट बेस व्यवस्थाएं हम बनाने लगे, इस पर पार्टी अपनी प्रक्रियाएं चालू रख रही है। तो मैं समझता हूं कि संगठन बनाने में हम 6 महीने थोड़ा सा लेट है, पर हम विपक्ष की भूमिका निभाने में 1 मिनट भी लेट नहीं। हमने बीजेपी को हमारे एजेंडे पे काम करवाया। हमने जो सवाल किया उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री को आना पड़ा। ऐसा एक वाकया नहीं हुआ, 25 वाक्य हुए, और हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते, पर अपने दायित्व को निभाया। जैसे हमने किसान संबंधित में बातें चालू करूँ आपसे, तो हमने कहा कि हम आपको मूंग का दाम देना पड़ेगा, विजय मोहन यादव को देना पड़ा। फिर हमने कहा लैंड पूलिंग एक्ट लेना पड़ेगी, हमने को लेना पड़ा। फिर हमने कहा सोयाबीन सस्ती बिक रही है, भावांतर पे आना पड़ा। फिर हम उनको कहते हैं, जब भी किसान संबंधित हम बातें उठाते हैं, बीजेपी को बैकफुट पे लाते हैं। और इससे हमें गौरव या कोई अहंकार नहीं है, हमारा दायित्व है, सरकार ने माना, उसको धन्यवाद। दूसरा, हमने जैसे जातिगत जनगणना की बात की, राहुल गांधी ने की, पर हमने भी यहाँ लड़ाई लड़ी, बीजेपी को आना पड़ा। हमने जो लाडली बहना को नहीं, हमने एक सबसे बड़ी बात जो ओबीसी के आरक्षण की बात की। ओबीसी के आरक्षण में हमने पीछा नहीं छोड़ा उनका। आखिरी में सरकार सर्वदलीय, ये दली वो दली,
पीछे के एजेंडे से नहीं लाना चाहती है, पर साथ खड़े रहती है, डरती है। ऐसे ही अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे हमने बहुत सी ऐसी नीतिगत निर्णय लिए जिससे बीजेपी को यू टर्न लेके हमारे साथ होना पड़ा, जनता के साथ होना पड़ा। इसको आप अपनी उपलब्धि में अगर गिने तो इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीजें हैं कोई? नहीं, बीजेपी का जो ये एज ए विपक्ष हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, उसके लिए और प्रयास की आवश्यकता भी है। मैं उसको कोई अपने आप को संतुष्ट नहीं करता हूँ, पर ऐसे में बीजेपी को जो विपक्ष का सदन में हमारे विधायकों ने हर वक्त, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने हर वक्त जो मोर्चा लिया, वो आप मीडिया पे, टीवी पे, सब पे देखते हैं कि सदन बहुत छोटा चलता, उसमें भी हम परफॉर्मेंस पूरा देते हैं। तो हमारा काम है, हम कर रहे हैं। पर मैं मानता हूँ इस बात को कि ये संतुष्टि का विषय नहीं है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। एक जो अक्सर बात होती है कि 5 साल बाद चुनाव है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल बाद चुनाव है, तो एक तो सीधी एक जो बात होती है कि आगे 3 साल का रोड मैप क्या है। हालांकि मेरा निजी तौर पर मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, और जब राजनीतिक दलों का उद्देश्य चुनाव जीतना यदि हो जाए तो फिर वो जनता की चिंता नहीं करेगा। और अगर राजनीति वोट निकालने की मशीन बनती जाए तो फिर मुझे लगता है कि लोकतंत्र का भला नहीं हो सकता। तो 3 साल का आपका कोई, अभी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या कोई रोड मैप जैसी कोई चीज़ है अभी? 100% है। और मैं समझता हूँ कि आपकी बात से मैं थोड़ा सा इतर जाता हूँ कि राजनीति में चुनाव जीतना ही एक परिस्थिति नहीं होती है। मध्य प्रदेश के लिए, जनता के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए कांग्रेस को चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। 22 साल हो गए, 25 साल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का शासन देखते देखते एक पीढ़ी पूरी गुजर गई है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो अल्टीमेटली मध्य प्रदेश को जिस तरीके से आज की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, अगर हम हर व्यक्ति 60,000 रुपये के कर्ज में आ गए, आज इसका आपको डायरेक्ट असर नहीं हो रहा है, पर भावी पीढ़ी पर होगा। हमारी सरकार ने करप्शन 50% की कैप तोड़ दी, उससे ऊपर करते हैं। एक भी विभाग ऐसा, मैं कोई आरोप के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात कि मैं खुश हूँ और आरोप, तो ये ड्यूटी किसकी है कि सरकार पे लगाम लगाए, विपक्ष की है। तो अल्टीमेटली इसका एक तरीका होता है जनता को जागरण करना और बताना कि ये चोर लोग बैठे हैं। मैंने शब्द का उपयोग किया, छोटा होगा, पर वास्तविकता ऐसी है। दूसरा, जो कांग्रेस को सत्ता में नहीं आएगी तो अल्टीमेटली जो हमारा वर्कर है, हमारा विचार का वोटर है, हमारे आम नागरिक की जो भावना है, बदलाव की भावना है, उसको, लोकतंत्र को आप सही तरीके से, फिर चुनाव होते ही क्यों हैं? चुनाव इसीलिए तो होते हैं कि बदलाव भी हो। तो मैं मानता हूं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर अगर हमारा दायित्व हम पूर्ण करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य बीजेपी को बाहर करना है। ये आप इसको नकारात्मक दृष्टिकोण में या लालच के दृष्टिकोण में, सत्ता ही चाहिए इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश को अगर सही दिशा उसके युवाओं की बचाना है तो कांग्रेस को सरकार में लाना ही है। दूसरी बात, मैं कोई हमारे अपनी भावना है, एक सरकार होती है, इंडस्ट्री लाती है, इन्वेस्ट लाती है, रोजगार की बातें करती है, कर्ज भी लेती है, विकास की उस भावना को भी जोड़ती है, ठीक है, होना चाहिए, उसको नकारात्मकता नहीं। 4 लाख करोड़ का कर्ज, इसको कैसे आप जस्टिफाई नहीं, आप क्या, मैं इसको थोड़े आंकड़े को सुधारता हूँ, 4,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज। तो ये जो 4,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमारे जो मुख्यमंत्री बने, आप मीडिया, चलिए मान लीजिए आपने बात शुरू की कि मीडिया बहुत अच्छे से बात नहीं करता, आप लोग भी तो लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे कि मध्य प्रदेश पर 4,65,000 करोड़ का कर्ज है। कर्ज ये चुकाएगा कौन? हम चुकाएंगे। हम जब पेट्रोल डलवाते हैं तो हम कर्ज चुकाते हैं, हम जब नगरीय निकाय के जो टैक्स भरते हैं तब हम कर्ज चुकाते हैं, हर दिन आप कर्ज चुका रहे हैं। तो इसमें आप एजुकेट कहाँ कर रहे हैं? आप ये बात कहाँ ले जा रहे हैं? आपके नेता कहाँ बोलते हैं? बिल्कुल सही। कौन से धरना प्रदर्शन किए, कौन से इस मामले को लेके बहुत मुखर होके बात की, कुछ बयान दे दिए, ट्वीट कर दिए, बस यही तो है। मैं आपकी बात से मतलब और ताकत से हमें लड़ने की ज़रूरत है और एक व्यवस्थागत थोड़ा प्लानिंग के साथ लोगों के बीच में ये बात ले जाने की ज़रूरत है कि जो कर्ज लिया जा रहा है अल्टीमेटली खर्च और कहीं हो रहा है, अल्टीमेटली इसकी राजनीतिक रूप से कहीं भी अपव्यय हो रहा है, पर वसूल आपसे किया जाएगा। मोहन यादव गए विदेश 11 दिन, तो उन्होंने 34 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
यानी 3 दिन में, 1 दिन में 3 करोड़ रुपए। इसका आकलन तो करो, आखिर ये पैसा है किसका और चुकाएगा कौन। एक तरफ वो शादी करते हैं तो कहते हैं कि मैं सादगी पसंद आदमी हूँ, तो ये एक सवाल है, सीधे आप लोगों को समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। दूसरी ओर 25 लाख रुपए रोज का प्लेन चल रहा है हमारे यहाँ। प्लेन, मुख्यमंत्री एक है, राज्यपाल एक है, 2 को इस कैटेगरी में रखा गया है। मंत्रियों को भी जाना पड़ता है तो जा सकते हैं, आ सकते हैं, पर उन्हीं 2 आपके पास संसाधन है, उससे 3-3 हवाई जहाज एक दिन में हायर करती है हमारी सरकार और 25 लाख रुपए एवरेज देती है रोज के। मतलब आप कर्ज ले रहे हो, इधर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई, आपका एक विभाग इसलिए बना कि सिर्फ कैसे कर्ज मिले, कैसे संपत्ति बिके। 1100 करोड़ में 100 संपत्तियां बेच दी, अभी 5 संपत्तियां फिर बेचनी है, केरल की 1, 2 बम्बई की और 2 और कहीं की। इस पर सरकार रात दिन मेहनत कर रही है कि कैसे बेच दें हम, क्योंकि ब्याज देना है। तो ये एहसास हम सब परिवार वालों को होना चाहिए कि ये हमारी चुनी हुई सरकार है और हमारे बच्चों पर ये कर्ज लाद रही है। अल्टीमेटली ये रोज किसी न किसी रूप में आपके घर में से ही लेगी। मध्य प्रदेश की जो सरकार बनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके भी 2 बरस पूरे हो रहे हैं। तो आपने ठीक कहा कि 2 बरस पूरे हो रहे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है कि 4,65,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और ये कर्जा मध्य प्रदेश के लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। पर इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं, उन पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो आपसे वापस उसी बात पर आ रहा हूँ कि रोड मैप आपका क्या है, क्योंकि वो बात छूट गई थी। मैं सोचता हूँ कि इसको सबसे पहले एक पार्टी का विचार होता है, उसको ताकत देने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है और ये 6 महीने में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद नगरीय निकाय के इलेक्शन आएंगे, उस पर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस द बेस्ट होना चाहिए और बहुत पारदर्शिता से योग्य आदमियों का चयन होना चाहिए। सेकेंड, हम जब आरोप लगाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे और हम होते तो क्या करेंगे। इसको लेकर पार्टी का विज़न पब्लिक पर क्लियर, जनता के बीच में क्लियर जाना चाहिए। तीसरा, चूँकि इलेक्शन जब पॉलिटिक्स में जब रणनीतिक बात होती है तो सबसे पहले आपकी विचारधारा होती है, फिर आपका संगठन होता है, फिर आपके संसाधन होते हैं, फिर आपकी स्ट्रेटजी होती है और फिर आपके कैंडिडेट होते हैं। तो जब आप इन 5 चीज़ों को कंपाइल करते हो तो मोटे तौर पर इसका एक अलग अलग व्रत प्रोग्राम बनता है, कई लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है और कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया द बेस्ट कैसे हो और जनता के बीच में से कैसे हो। ये जो मेरा अनुभव ये कहता है कि हम लगभग 40% गलती कैंडिडेट चयन में करते हैं हमेशा से प्रक्रिया, और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। कोई किसी पे आरोप या प्रत्यारोप करें, वो जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया का नुकसान पार्टी को हो, अगर उसको एकदम मिनिमाइज, 0 टॉलरेंस नहीं लाएंगे, तब तक हम सही राह पे नहीं जाएंगे। तो उसको भी एक फोकस्ड वर्कआउट है। तो हम अलग अलग जो कोर वोट हैं हमारे, वो जो कांग्रेस पार्टी को देते हो, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, किसान हो या आमजन हो, मिडिल क्लास भी हो, तो उनको एक रेक्टिफाई करके, आइडेंटिफाई करके उस पर प्लान कैसे हो, उसकी सब प्रक्रिया हमारी चल रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को दिलाता हूँ, कांग्रेस जनों को दिलाना चाहता हूँ, इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी को 100% हराना चाहती है। जनता भारतीय जनता पार्टी को 100% हराना चाहती है। तो हम सब अपने आप को इस तरीके से करें कि हमें जनता पसंद करें। हमारा राजनीतिक व्यवहार, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार, हमारा राजनीतिक सोच इस तरह का बनना चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म हो जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की, बीजेपी की, आरएसएस की ये सोचें अलोकतांत्रिक है कि हम किसी भी विचार को समाप्त कर देंगे। ये मैसेज है कि हम उसकी हत्या कर देंगे। मतलब मुझे एक व्यक्ति पसंद नहीं है तो मैं उससे इतर नहीं हुआ, बाहर नहीं हुआ, उससे विरोधी नहीं हुआ, उसकी हत्या कर दूंगा। ये उस तरह का सोच है। तो उस तरह का सोच तो भारतवर्ष पसंद नहीं कर सकता है, भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपरा पसंद नहीं कर सकती है। ऐसी सोच को सदियों में इतिहास बनते हैं। नेहरू जी जितने साल जेल रहे उतने साल ही अभी प्रधानमंत्री के पद पे हुआ है। इस एक विचार ये है कांग्रेस का, जिसको समाप्त करना चाहता है। कहा हुआ नेहरू जी तो 19 साल जेल रहे। नहीं, वो 11 साल रहे। ये तो मैं जब 10-11 साल, हाँ, तो 11-12 साल ही रहे। तो मेरा बेसिक कंसेप्ट है कि इतनी जड़ें गहरी है कांग्रेस की। कांग्रेस का विचार मानवता का विचार है,
कांग्रेस का विचार संविधान का विचार है, कांग्रेस का विचार आम जन का विचार है। बीजेपी की सोच जो कट्टरपंथी अधिपत्यवादी सोच है, जो कैसे जैसे तैसे कुछ भी मार दो राजतंत्र में जो होता था, वो इनकी सोच का मुख्य हिस्सा है। वो तो मैं समझता हूँ राजतंत्र इतना बड़ा समाप्त हुआ जब तो कुछ नहीं होता था, तो ये तो अभी लोकतांत्रिक राजतंत्र पे है, समाप्त होना पड़ेगा, कांग्रेस आएगी। और किसी भी विचार की हत्या होना ये असंभव है, हम देख चुके हैं। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उनकी शहादत हुई, तो महात्मा गांधी का विचार समाप्त नहीं हुआ, वो व्यक्ति जरूर समाप्त हुए। पर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समय समय पर परिवर्तन करना होता है। शुरू में मैंने बात की जनरेशनल चेंज की, परिवर्तन एक जनरेशनल चेंज का ही एक उदाहरण है, एक तरीका है। मध्य प्रदेश के लेवल पर लीडरशिप पे हमने वो परिवर्तन देखा। आप कह रहे हैं कि अभी नगरीय निकाय के चुनाव में आपको जाना है, तो क्या कांग्रेस ऐसा कुछ सोच रही है कि हम युवाओं को अधिक से अधिक टिकट दें नगरीय निकाय के चुनावों में, और उसके बाद में जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेके कोई सोच या कोई विचार है? नहीं, बिल्कुल सही है कि देखो क्या रहता है, राजनीति में घेरे को तोड़ना पड़ता है, जो आपको दिखता है उससे बाहर भी देखना पड़ता है, और यही परिवर्तन का मुख्य एक तरह से मापदंड बनते हैं। तो स्वाभाविक है अभी जो प्रदेश स्तर पर जनरेशन का चेंज आया है, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो हमारे सीनियर मोस्ट नेता हैं उनके फुल सपोर्ट, सहयोग, मार्गदर्शन समय समय पर अपना विचार हमें मिलते हैं, और वो पुश करते हैं कि आगे बढ़ो। निचले स्तर पर, जिला स्तर पर अभी जिला अध्यक्ष बने, 25 की एज में, 45 की एज में एवरेज एज आई है, तो अपने आप में उम्र का भी चेंज आया है। स्वाभाविक है ऐसा ही ब्लॉक अध्यक्षों में होगा कि जो 40 के आसपास की एवरेज एज आएगी। तो हमने पीढ़ी परिवर्तन की कहानी को इस तरीके से धीरे धीरे आत्मसात किया है कि जिससे सीनियर जो पुराने कांग्रेसी उनको भी महसूस हो इस बात का कि हाँ परिवर्तन करना चाहिए और बुरा भी नहीं लगे और नयापन भी आए। तो उस बैलेंस को हम बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब टिकट वितरण होगा तो घेरा अब इस बार तोड़ना पड़ेगा। आप परंपरागत जैसा सोचते हो वैसा ही सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि जैसी हमने पहले गलतियाँ की या जो हम एक तरह से पास नहीं हुए या सफलता नहीं मिली, वैसा अब भी फिर चेंज नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये भावना बड़े सीनियर लोगों में भी है, तो ये एक हमें पॉजिटिव वातावरण मिल रहा है और 100% हम करेंगे। परंपरा आप तोड़ने की बात करें कि परंपराएं पीछे की तोड़ना पड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी साल 2000 के बाद से, दूसरी बात आपने कही कि राजनीति में इसीलिए है कि चुनाव जीतना जरूरी नहीं, राजनीति में इसलिए भी है, जो दायित्व है वो भी है, पर जीतना जरूरी है। अगर आप बिना जीते सेवा की बात करते हो तो अपने आप से झूठ बोलते हो। हम सत्ता में नहीं आएंगे, सिर्फ हम देश की सेवा करेंगे, यानी आप सही तरीके से जनता से बात नहीं करना चाहते हो, केवल सैद्धांतिक बात करना चाहते हो। और मैं सैद्धांतिक बात, सिद्धांत है, आत्मसात करूंगा, पर चुनाव तो जीतना ही पड़ेगा, इसमें कोई बीच में जगह ही नहीं है। पार्टी को भी जीतना पड़ेगा, विचार को भी जीतना पड़ेगा, व्यक्तियों को भी जीतना पड़ेगा। पर मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस होशियारी के साथ में साल 2000 के बाद ओबीसी की लीडरशिप को प्रमोट किया मध्य प्रदेश में, और उनके बाद में जितने भी मुख्यमंत्री बने वो सब ओबीसी वर्ग से ही आए, कांग्रेस पार्टी इसमें चूक गई। और चूंकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास मैंने बहुत गंभीरता से उसको पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा बहुत कुछ लिखने की भी कोशिश, ओबीसी लीडरशिप मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर उतनी ज्यादा मुखर नहीं हो पाई, और दूसरा ओबीसी वर्ग कांग्रेस से दूर होता गया। अब इसको लेके कुछ विशेष रणनीति है कि ओबीसी कैसे आप पर भरोसा करना चालू करे? बेसिक क्या है, ओबीसी कम्युनिटी इज ए किसान कम्युनिटी, ये दोनों का एक चोली दामन का साथ है। और आप मेरी व्यक्तिगत भी और पार्टी की भी अगर नीतियों को अगर आप समझेंगे पिछले 2 साल की, तो वो किसान बेस अपनी पूरी प्रोग्रामिंग को करती है, यानी ओबीसी बेस अपनी प्रोग्रामिंग को करती है। अब रही बात राजनीतिक रूप से उनको साथ लेने की, तो स्वाभाविक है कि राजनीति के जितने गुण होते हैं, जितनी उसकी नीड होती है, उसमें सामाजिक समीकरण के आधार पे भी पार्टी को आगे बढ़ना पड़ता है। किस समाज के लोग कहाँ ज़्यादा है, भारतवर्ष तो समाजों में बटा हुआ
उसका एक नीड है, एक हिस्सा है, उसको तो आप दरकिनार कर नहीं सकते हो। समाजों और जातियों में बटा हुआ देश है। है। इसमें तो कोई दोमत नहीं है। तो इसलिए जब राजनीतिक रूप से आपको जब चुनाव की राजनीति में जीतना है तो समीकरण बनाने पड़ेंगे, लाना पड़ेगा, इसमें क्या है। तो उस दिशा में कुछ आप लोग गंभीर बिल्कुल रणनीतिक प्रयास 100% कर रहे हैं, 500% कर रहे हैं। एक और जब हमने चुनाव की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं देश के, दलितों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, 16% से ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। हम लोगों ने देखा कि पिछले, हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस ने इसको लेके बहुत सिस्टमेटिक काम किया कि इन वर्गों के बीच में जाके एग्रेसिव हिंदुत्व की जो राजनीति है वो की जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि शनै शनै इस वर्ग का एक बहुत बड़ा चंक है वो कांग्रेस पार्टी से दूर हो गया। इसको लेके कुछ आप लोगों के भीतर कुछ विचार है क्या, कुछ सोच है? नहीं, बात यह है कि स्वाभाविक है कि आप जब चुनावी राजनीति पे जाते हैं तो सीट के समीकरण को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आदिवासी सीटें या एससी की सीटें मध्य प्रदेश में निर्धारित है, पर इसके अलावा भी आदिवासी और एससी कई सीटों पर निर्णायक हैं, तो इसके लिए आपको उस ओर रणनीतिक रूप से रिसर्च करके क्या कमियां रही, कैसे सुधार हो, बीजेपी ने क्यों पाया, और इसके लिए उसका, आखिर राजनीति में जीतने वाला तो सिकंदर होता है, उसने जीता यानी कुछ अच्छा किया होगा जीतने की पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो उस आधार पे हमें सिस्टमेटिक तरीके से सीट टू सीट समीकरणों को, जातिगत गणना को, जातिगत व्यवस्था को, जातियों में भी जातियां हैं उसकी व्यवस्था को समीकरण बना के काम करना है, और उस पर हमारा काम चल रहा है। हमने एससी की और एसटी की 2 कमेटियां बनाई हैं जो आगे अपना पूरा इस पूरे रोड मैप को आने वाले समय के बनाएंगे। फिर आप लोग क्यों पिछले 3 दशकों के दौरान कोई भी बड़ा दलित नेतृत्व आप लोग नहीं पनपा पाए? इसमें कोई आपकी ही बात नहीं है, पूरे कांग्रेस पार्टी की है कि कोई बड़ा दलित नेता पैदा नहीं हुआ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से? आप मतलब मैं बहुत ही सीजेंट और सम्मानित जर्नलिस्ट है प्रदेश के, जो पीछे की बात चली गई, अब उसका उत्तरदायित्व तो देना मेरा दायित्व नहीं है, पर आने वाले समय में आप देखो कि दलित हो, चाहे हमारे एससी के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, चाहे अलग अलग समय पे अलग अलग ओबीसी की जातियों के हो, इनको जगह मिलने लगी है। क्योंकि नए नए लोग आए हैं तो चेहरे बड़े नहीं दिख रहे हैं आपको, पर जब सफलता मिलेगी तो यही चेहरे बड़े भी होंगे, बड़े होंगे। इस पे फोकस करके काम करें। आपके नेता कॉन्स्टिट्यूशन की अक्सर बात करते हैं, संविधान की अक्सर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में हिंदुत्व को एक बहुत प्रमुख मुद्दा बनाया। आप लोगों के लिए साइंटिफिक टेम्पर की बात करने से कौन रोकता है? कांग्रेस पार्टी कभी इन सब विषयों पे क्यों आगे नहीं बढ़ती है कि वैज्ञानिक चेतना का हम विकास करें, हम लोगों को बताएं कि शिक्षा क्यों जरूरी है? इन सामाजिक विषयों पर क्या काम करने का कोई प्लान या कुछ सोच है? किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की अगर समृद्धि का आकलन किया जाए, सबसे पहले उसमें शिक्षा ही होती है, जीवन शैली होती है। उसके बाद उसकी समृद्धि की बात होती है, उसके सुविधाओं की बात होती है, उसके सामरिक ताकत की बात होती है। तो नेचुरल है मध्य प्रदेश में शिक्षा का आधार, मतलब अभी मैंने 3 दिन पहले भी कहा था कि 37,000 करोड़ रुपए का स्कूली शिक्षा का बजट है, और बच्चे पिछले 7 साल पहले 1.5 करोड़ थे, 1 करोड़ 60 लाख, इस बार 1 करोड़ 4 लाख है। 7,000 करोड़ का बजट था जो 37,000 करोड़ पे पहुंचा, 1.5 करोड़ बच्चे से ऊपर थे जो 1 करोड़ बच्चे तक चले गए। जो स्कूलों की स्थिति है, 10,000 स्कूल प्रिंसिपल विहीन है। आप ये देखो कि 10,000 से ज़्यादा स्कूल, 87,000 स्कूल है हमारे मध्य प्रदेश के चिन्हित, उसमें 10,000 स्कूलों में एक स्कूली शिक्षा है, एक टीचर शिक्षा व्यवस्था है, एक ही टीचर पढ़ाता है। तो मोटे तौर पर मिड डे मील, मतलब किस प्रकार का मिड डे मील है जिसमें 1 लाख करोड़ का घपला और घोटाला पिछले 4 साल में पकड़ा गया। कोविड में 70 लाख बच्चों को 1 महीने तक खाना खिलाया गया जब बच्चा कोई बाहर ही नहीं आया था। स्थिति क्या बनी? इस पूरी व्यवस्था से मैंने आपको जो जोड़ा है ना, ये असली चेहरा है सरकार का। और फोकस करके अगर समाज को बनाना है, प्रदेश को बनाना है, प्रदेश के भविष्य को बनाना है, तो शिक्षा पे तो बेसिक ध्यान देना ही पड़ेगा। आपने सही कहा कि इस जागृति को हम समाज में लेके कैसे जाएं, इस चेतना को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित कैसे करें।
जो नफरत और घृणा से लोगों का ध्यान इस ओर कैसे मोड़े जहां आपके बच्चों के लिए कुछ करना है। इस पर कांग्रेस पार्टी व्यवस्थागत इन सब विषयों को आधारित करके शिक्षा फ्री होना चाहिए। शिक्षा फ्री होने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक लालच नहीं है। इस 80 साल लगभग होने को आ जाएंगे थोड़े दिन बाद, जब अगर हम अपने बच्चों को इस लड़ाई में डालें कि आरक्षण इसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए, कि इस धारणा में डालें कि हमारे बच्चे को एजुकेशन अब सरकार करा के देगी, माता पिता की व्यवस्था नहीं है, सरकार को टैक्स देने की माता पिता की व्यवस्था है, सरकार व्यवस्था करेगी कि बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में संभव है। हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, उसके पूरे सिस्टम को लेकर अगर करप्शन रोक दिया जाए, सिर्फ करप्शन रोक दिया जाए, लीकेज रोक दिया जाए, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के आम जन का इलाज सरकार करा सकती है। जितना बजट होता है 50,000 करोड़ का बजट स्वास्थ्य विभाग का, केंद्र का, राज्य का, अगर इसको कंपाइल किया जाए और सही तरीके से करप्शन को रोका जाए तो 50,000 करोड़ रुपए में मध्य प्रदेश के हर नागरिक का मुफ्त इलाज हो सकता है। ठीक बात है। और वैसे भी जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके चूंकि सरकारों की नीतियां प्राइवेटाइजेशन की तरफ रही हैं, तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर चूंकि हम लोग यहाँ पर बात ज़्यादा आपकी और आपके पार्टी के विषय में नहीं, बात ये है कि पार्टी भी तो एक समाज का अंग है, पार्टी भी व्यवस्था का अंग है, सरकार भी हमारी है। तो जो बातें पार्टी का विजन हो सकता है, इस तरह चल सकती है पार्टी आगे। अब जैसे खेती और किसानी की हम जब बात करें दीपक जी, तो खेती और किसानी बेसिक है क्या? जैसे मैंने जर्नलिज्म के लिए कहा कि वो देश की सेवा करता है। जितना सीमा पर सेना का जवान काम करता है देश की सेवा के लिए, उतना ही ये किसान भी करता है। ठीक बात। उतनी ही यातना है, उतनी ही तकलीफ है। इसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जितना पैसा हमारे सैनिक को मिलता है उसके जीवन यापन के लिए, उससे कम में किसान जिंदा रहता है। उसी सैनिक का पेट भी यही भरता है। आपने कहा अभी कि किसानों को लेके बहुत कुछ आप लोगों ने किया है। हम लोगों ने बात की उन वर्गों की जो परंपरागत रूप से आपको सपोर्ट करते थे, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वर्ग तैयार किया, वो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की। हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस दिशा में कोई रोड मैप हो, कोई विचार हो, ऐसा कोई नज़र नहीं आता। क्या महिलाओं को लेके कुछ आप लोग विशेष तौर पर कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से पिछले चुनाव में वोट किया और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैसा बांट के अब उनके वोट को लिया जा रहा है, तो क्या महिलाओं को लेके कुछ विचार है आप लोगों का? नहीं, स्वाभाविक है दीपक जी की लाडली बहना एक मील का पत्थर, मतलब चेंजर साबित हुआ अभी पिछले चुनाव में। पर उसके पीछे का जो सोच था कि उसको पैसे देंगे आत्मनिर्भरता के नाम पे और वोट लेंगे, नियत में खोट थी। बीजेपी की नियत में खोट थी। क्यों खोट थी? कि आज 2 साल हो गए, पंजीयन नए नहीं बनाए जा रहे, उन्हीं बहनों को दिया जा रहा है जिनसे वोट लिए गए थे। योजना तो समग्र मध्य प्रदेश के लिए होती है। फिर 60 साल के बाद वही महिला अछूत हो जाती है, इसलिए कि और कारण निकल आते हैं। हमें तो सिर्फ वोट जो दिलवा दे या दे दे, उसी के आधार पर निर्णायक अपनी व्यवस्था रखनी है। ये बीजेपी की सोच है। हमारी सोच है कि जब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात आए तो स्वाभाविक है कि आप उसको रोजगार से जोड़ने की बात करना चाहिए। सिर्फ अपने घर चलाने के लिए खर्चा देने की बात, या जीवन में थोड़ा पैसा सरकार का 1500 रुपये, 1000 रुपये आ जाए और उससे थोड़ी सी सुविधाएं ले ले वो अपनी पर्सनल, इसके लिए तो नहीं हो सकती है। अगर खुद रोजगार करेगी तो अल्टीमेटली रोजगार के आधार पर जो 1500 की वो 5000 भी कमा सकती है। तो हमारी सोच उस दृष्टि की है। हम कैसे रोजगार से बहन को जोड़ें, और जितनी महिलाओं के लिए नीतियाँ बन रही हैं, ये जितनी नीतियाँ हैं 80% करप्शन की भेंट चढ़ती है। अगर आप उसकी माइन्यूटली रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो आने वाले समय में हम इस पर बात करेंगे कि हमारी पूरी व्यवस्था अल्टीमेटली बहनों को रोजगार से जोड़ने पे होगी। मध्य प्रदेश में समूह बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में मिडिल क्लास की बहनें जो घर में रहती है वो भी काम करती है, गरीब बहनें वो भी काम करती है। तो क्या इन सबको अलग अलग सेगमेंट में रोजगार से जोड़ने को लेकर कोई योजना बन सकती है क्या? और एक मुश्त सरकार उनकी सहायता करे और ज़िंदगी भर वो अपना काम करे,
इस तरह का सोच हो सकता है क्या? जो फ्रीबीज देने का तरीका है, जो मुफ्त की, अब इसको लेके बहुत सारी सरकारें हैं, दे रही हैं, लगातार चुन चुन कर आ रही हैं। इसका एक नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जब आप बहुत सारे लोगों से बात करें और ख़ासतौर से जो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनसे बात करें, तो इस बात को लेके डिमोरलाइज है कि सरकार आखिरी में फिर पैसा बांट देगी और फिर वोट मिल जाएंगे। बिहार के चुनाव में हम लोगों ने इसको बहुत नज़दीक से देखा। तो इसको लेकर कुछ अभी सोच है? अभी 3 साल हैं इसके लिए। नहीं, ये सोच तो हमेशा बनानी चाहिए और समय बदलते हुए समय में उस व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पर चूंकि आपको अंत में किस लक्ष्य पे जाना है तो आज से सोच बनानी पड़ेगी। वो तो मैं इसमें ये सोचता हूँ कि जो फ्री बीच का अल्टीमेटली तो वोट के लिए जो करते हैं वो तो क्राइम है। केवल वोट दो इसलिए हम तुम्हें ये देंगे, ये व्यवस्था जहाँ जहाँ जिस भी सेगमेंट में आती है, मैं व्यक्तिगत उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। पार्टी की अपनी मर्यादाएं रहती है, पर चूंकि मैंने अभी आपको बात की कि उस बहन को आत्मनिर्भर बनाकर जिंदगी भर रोजगार कैसे वो करे उसके परिवार के लिए, हम उस व्यवस्था पे जाना चाहेंगे। जब हमारा विजन देने की बात आएगी तो हम उस तरह की बात करेंगे। अब फ्री ब्रीज की जहाँ पे बात होगी, जैसे किसानों को, मैं किसानों को एक मुश्त सरकार सहायता कैसे करे कि जिसको उसको प्रारंभिक की जो परेशानी आती है वो सरकार को वहन करना है। बाकी किसान मेहनती है, करता है, सब कर लेगा, और उसके फसल का दाम दिला, ये सरकार का दायित्व है। इस तरह के फोकस बस 2 चीज़ आपको किसान के लिए करनी है। कुछ फ्री नहीं देना उसको, फ्री लेना भी नहीं चाहता है किसान। उसको सही समय पे जब उसकी फसल लगती है तब सरकार का जो दायित्व है सरकार निभाए। क्या दायित्व है सरकार का? खाद की, बीज की, उसको जो नीड होती है बिजली की, इसको समय पे दे। दूसरा, चूँकि शुरुआत में किसान को लगाने में हमारे यहाँ मिडिल क्लास और छोटे किसानों की भरमार है, 90% किसान हैं। उन लोगों को आप एक मुश्त सरकार ये सारे लीकेजेस बंद करें। जितना बजट है एग्रीकल्चर विभाग का, इसी में कंप्लीशन हो सकता है। एक मुश्त उसकी सेवा करें और फिर उसको फसल का दाम दिलवाओ, उस पर फोकस करो। आप कैसे मिलेगा उसको? इंटरनेशनल अभी प्याज फेंकना पड़ रहा है, दोषी कौन है? दोषी है नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियाँ। अगर इंटरनेशनल स्तर पर प्याज की जावक होती, जाने की परिस्थिति होती, सरकार का आकलन ठीक होता है कि ना महंगाई बढ़े और फिर भी प्याज बाहर चला जाए, तो ये परिस्थिति नहीं बनती। ये फेल्यूर सरकार का है। जब सोयाबीन प्रदेश है हमारा, सोयाबीन लगाने में किसान कतराते हैं, 3300, 3500, 4000, ये ना लागत भी नहीं निकलती है। तो उस सोयाबीन को सही तरीके से प्रोसेसिंग आप पार्ट में कैसे सरकार लेके जाएगी? उस पर हमारा प्रदेश का कोई विज़न नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई विज़न नहीं। तो मैं आपका जो सवाल था कि महिलाओं के लिए जो सोचने की प्रक्रिया है पूरी है, उसमें 33% आरक्षण आने वाला है, इसकी भी सोचने की है। हमारी बहन नेताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, पार्टी के अंदर भी, चुनावी राजनीति में भी इसकी भी आवश्यकता है। और फिर वोट की प्रोसेस में बहनों को इन नीतियों से, जिससे उनके परिवार का, खुद का आत्मनिर्भरता का, आर्थिक और स्वाभिमानिक दोनों, ये अभी पैसे देते हैं, यानी मैसेज क्या है? हम फ्री में देते हैं। कई मंत्री बोल चुके हैं बीजेपी के, यानी अपमान करते हैं उस बहन का। हम ये नहीं करना चाहते। हम सरकार का दायित्व है बहन आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक मुश्त उसकी सहायता करना चाहते हैं और उस पर काम करें। हम एक अंतिम बात करें। महिलाओं की बात की, किसान की बात की, युवाओं की बात की, इन सब को लेके आपके यहाँ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसान कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस। ये जो संगठन है आपके, ये लोग ज़मीन पर काम करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? इनको कौन रोकता है? NSUI को कौन रोकता है कि वो हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में वहाँ पर सक्रिय रूप से काम करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS के जो उनके अनुषांगिक संगठन काम करते हैं? इसको लेके कभी आप लोगों का विचार होता है? बिल्कुल सही है, ये जगह जगह शिकायत आती है। चूँकि दीपक जी, मैं बिल्कुल भी किसी भी बात को छुपाते हुए आपसे बात नहीं करूँगा। मैं जो सच्चाई है वो ही रखूँगा कि हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पर कांग्रेस के हम सीनियर जिम्मेवार लोग कहते हैं यही सब करेंगे, इनकी जिम्मेवारी है, इनको खुद को प्ले करना चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से संगठन अपनी व्यवस्था देखकर काम करते हैं। आज ज़रूरत है सबके सहयोग करने की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी, संगठन को भी। हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी। हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है, वार्ड कांग्रेस कमेटी।
ये 2 स्केल पर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इकाई तैयार करने की जिम्मेवारी कांग्रेस ने ले ली है। निचले स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर हम जब ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष बनाएंगे, हम 25 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे, फिर वहीं पे यूथ कांग्रेस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाएंगे, वहीं पर NSUI, महिला कांग्रेस, ST, SC, किसान, IT सब तरह की प्रोसेसिंग चालू करेंगे और नीचे से पार्टी को स्ट्रेंथन करने की प्रोसेस करेंगे। 60 दिन का प्रोग्राम होगा। आने वाले समय में अभी PCC डेलीगेट्स का अधिवेशन होने वाला है फरवरी के अंत तक, उसमें इस सब प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 60 दिन में पूरे प्रदेश का पूरा संगठन, SIR आ गया, नहीं तो ये पहले भी हो जाता, तो उसमें हम अपने आप को झोंक देंगे और उसके बाद आप ज़रूर 1 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा कि यूथ कांग्रेस कैसा काम कर रही है, NSUI कैसा काम कर रही है, महिला कांग्रेस कैसा काम कर रही है। ये 1 साल बाद मैं ही आपसे फिर पूछूंगा। हाँ, पूछने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मेरी हमारी है। सही है। मतलब आपसे ये एहसास है मुझे कि इनको ताकत देना भी कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। एज ए PCC चीफ होने के नाते मेरा दायित्व है। वो उस पर गंभीरता से संगठन विचार कर रहा है और काम कर रहा है। चलिए, ये आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पटवारी जी, और हम आशा करेंगे कि इस तरह के पॉडकास्ट आप और भी करते रहें, आपके लोग, और उसमें इस तरह के पॉडकास्ट में हम जैसे लोगों के लिए बुलाते रहें जो सचमुच में प्रदेश की चिंता करते हैं, जिससे कि हम मध्य प्रदेश के लोगों को बता पाएँ कि उनके जो नेता हैं, जो सरकार में हैं और जो सरकार के बाहर हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद। आज से आपने फिर से मुझे जितेंद्र कहना चालू किया। थैंक यू सब, धन्यवाद।